ओ हो हरिया घासा हो कलम सुरुरु लेखी देने पाला। वो बंदी मेरी है, उसको मत देख। है तूने उससे कैसे बात करी? मैं सुना दी तुमने कहा अपन दिले के बाद मैं कहा पसंद से बहुत जोई बात। पहचान तो मुझे इसी गाने से मिली। बंदूकी का बाना मेरे झुमका रह गया बग से मैं। चांद से पर्दा कीजिए कोई चुरा ना ले चेहरे का नूर, गाना सुना होगा आपने। जी मैम। अगर इसको आप पहाड़ी अंदाज में गाएंगे तो कैसे गाएंगे? चांदले पर्द करी ल्यो तुम कोई चुरा नी ल्यो तुम्हारे मुख कनूर ओ म्यारा रूपसी म्यारा दिल बना टुकुड़। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। अगर आपको किसी पकवान पर गीत बनाना हो तो कौन सा पकवान चुनेंगे? तो बच्चे यही बोलते थे, तू मुझे गेट के बाहर मिल। गेट के बाहर, बिल्कुल बिल्कुल। शाम को बहुत लड़ाइयाँ होती थी, 10-12 लड़के जा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, फिर वो हमको पीट रहे हैं। हम 2 भाई थे और दोनों तबाही थे। आज मेरे पापा ने मेरे को नया बल्ला जम्मू से लेके आए, भाई मेरा बल्ला देख जरा। और एक धोनी वाला चिटा इसमें रिबॉक वाला ऐसे दिखाते थे। टीचर हमको दीवार में खड़ा करेगा, उन्हीं बैटों से फिर हमारे पिछवाड़े में मारेगा। लोग ना आजकल सोचते हैं कि यार मेरा एक गाना आ जाए मैं हिट हो जाऊं। नहीं बाबा, आपको कंपटीशन में परफॉर्म करना पड़ेगा। गायक मतलब जब कोई गाना गाए तो उसे अपना बना ले। उस गाने में 4 से 5 लाख रुपया खर्चा हो। पहाड़ के लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो आजकल की युवा है वो समझ तो जाती है लेकिन बोल नहीं पाती है, ऐसा क्यों? जब तक ये हमारे उत्तराखंड के स्कूलों में नहीं आएगा तब तक पहाड़ी भाषा ना बहुत मुश्किल है बोलना। तो उत्तराखंड बहुत छोटा सा स्टेट है, लेकिन हमारा कल्चर बहुत रिच है। हम लोगों के बीच में ना एक तो कोई बैरियर नहीं है कि कुमाऊं गढ़वाल। कंपटीशन भी रहता है कि ये अगर अच्छा गाना लाए हैं तो हमें भी एक अच्छा गाना लाना पड़ेगा। आज की डेट में कोई भी चीज वायरल हो सकती है और कोई भी चीज हिट हो सकती है। लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। बहुत मार खाई है मम्मी के हाथों से। मतलब हमें कभी सोची नहीं रखी थी तो मतलब सिंगर बन ले आज, मतलब ना। और तेरी आवाज इतनी बढ़िया है कि मेहनत तब तक करो जब तक आपको मंजिल ना मिले। कि आपको लगा था कि एक मुकाम ऐसा आएगा कि आप अपना एक नाम बना पाएंगे? देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में ना ही संस्कृति की कमी है और ना ही अच्छे कलाकारों की। और इन्हीं अच्छे कलाकारों की बदौलत आज जो हमारा उत्तराखंड है देश विदेश में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि अगर लोक नृत्य की बात करें या लोकगीत की, हर जगह जो ये इसको कॉपी किया जा रहा है और संस्कृति को अपनाया जा रहा है। और इन्हीं कलाकारों में से आज एक कलाकार हमारे साथ मौजूद है, नीरज चुफाल जी। ये बहुत अच्छे गायक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। और न्यूज़ 31 के जितने भी श्रोता हम सभी को देख रहे हैं, नीरज सिंह चुफाल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। पहला सर मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री को जो लोग देखते हैं, ऑडियंस की अगर बात करूं तो जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या होता है, चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है असल में जैसी म्यूज़िक इंडस्ट्री दिखती है वैसी होती है। मैम डिफरेंट होती है। और अगर हम इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखें, श्रोताओं के दृष्टिकोण से देखें, तो उनको उनको एक गाना जब बनता है हमारा, जो जब एक कलाकार अपने अर्ली स्टेजेस में होता है, जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है, तो बहुत सबकी अपनी अपनी कहानियां होती है और काफ़ी टफ रहता है। मतलब किसी भी चीज़ में, मैं खाली आर्टिस्ट की बात नहीं करूँगा, कोई भी अगर कोई सा भी आप प्रोफेशन ले लीजिए, उसमें जो इनिशियल डेज होते हैं जब एक आदमी अपने आप को स्टेब्लिश करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं। और कंटिन्यूसली जब आदमी काम करता है तब जाकर उसको कोई चीज़ हासिल होती। तो जैसे आपने बोला कि लोगों को कैसा लगता होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मतलब उसको, एक गाना जब बनता है तो उसको उसमें कितनी मेहनत लगती है, उसकी जो टेक्निकल टीम होती है, पहले सबसे पहले तो गाने का जो राइटर होता है, उसमें राइटर की बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और फिर सिंगर होता है, फिर उसमें म्यूज़िक होता है। जब वो एक ऑडियो बन के आता है उसके बाद जो डायरेक्टर्स होते हैं और उसकी जो कास्ट टीम होती है, उसमें कैसा करना है, उसे कहाँ पर फिल्माना है और गाने के साथ कैसा जस्टिस हो सके, तो उस हिसाब से पूरा वीडियोग्राफी करते हैं और बहुत मेहनत लगती है इसमें। और ख़ासकर जब आउटडोर्स में शूटिंग होती है हमारे पहाड़ों में, तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है और आर्टिस्ट और हमारे पास लिमिटेड टाइम भी होता है, क्योंकि एक गाना जब हम लोग शूट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यही कहना चाहूँगा कि पब्लिक को तो बहुत मज़ा आता है कि 4-5 मिनट का जो हमारा गाना होता है उसको इंजॉय करने में, उसको देखने में, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और वो जो मेहनत होती है वो म्यूज़िक से रिलेटेड जो लोग हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, वही लोग इसको बेहतर तरीके से जान सकते हैं। जैसे आपने कहा कि पहाड़ी इलाकों में शूट होता है, टफ होता है, तो अगर मैं एज अ बात करूँ, पहाड़ी इलाकों में शूट करना आपको ज़्यादा सही लगता है या मैदानी इलाकों में?
मैम क्योंकि हम लोग पहाड़ से हैं, उत्तराखंड से, तो डेफिनेटली पहाड़ों में ही हमको शूट करना बहुत अच्छा बिल्कुल। लगता है और पहाड़ों में रहना हमको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ की जो खुशबू है, वहाँ की जो आबो-हवा है, जो खान-पान है, बहुत अच्छा लगता है और जब भी हम नए-नए शूट्स पर जाते हैं, तो हर जगह का अपना-अपना अ, एक पॉइंट होता है कि मतलब वहाँ की कुछ स्पेशलिटी होती है, तो हर जगह शूट करने में बहुत मज़ा आता है और पहाड़ों में खासकर एन्जॉय करने में बहुत मज़ा आता है। जी। अगर मैं बात करूँ एज़ अ सिंगर, जी, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। जी, जी, तो जैसे आपके पास सॉन्ग आता है, जी। आपको पहले से पता होता है कि इस गाने को जो जनता से काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस से प्यार मिलने वाला है? मैम हाँ, कुछ-कुछ तो लगता है कि जब मैं कोई गाना हम लोग जब हमारे पास लिरिक्स आती है या म्यूज़िक प्रोड्यूसर का फ़ोन आता है कि आपको ये गाना करना है, तो थोड़ी-थोड़ी वाइब्स तो रहती हैं और हर गाने के साथ उम्मीद हमारी रहती है। जी, जी। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है और जिस तरीके से लोग चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, तो आज की डेट में कोई भी चीज़ वायरल हो सकती है और कोई भी चीज़ हिट हो सकती है। जी। तो आजकल क्योंकि रील्स के माध्यम से गाना जो है वो ट्रेंड में आता है और काफ़ी सारी एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई गाना मतलब बहुत अच्छा हो और उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ ना हो, लेकिन हाँ, अपने उससे मतलब जब भी हमारे पास कोई नई नई लिरिक्स आती हैं, तो एक अंदर से वाइब तो आती है कि ये गाना कुछ अच्छा करेगा। बिल्कुल। जैसे आपने सोशल मीडिया रील्स की बात करी, जी, तो अचानक से कौन-सा गाना भाग जाए, ये किसी को पता नहीं होता। एग्ज़ैक्टली मैम, जैसे अभी हम सभी को पता है कि गुलाबी शरारा बिल्कुल। वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ। अ, 3 महीने तक सभी को पता है कि वो गाना उतना अच्छा नहीं कर रहा था, वो लोगों की लाइमलाइट में ही नहीं था वो कि हुँ। मतलब वो गुलाबी शरारा भी कोई गाना है। जब रील्स बननी उस पर चालू हुई, तो आप देखिए उस वो गाना पूरे इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड किया और हमारे पहाड़ियों के लिए बहुत गर्व की बात है, उत्तराखंड म्यूज़िक के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसमें पूरे बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड के लोगों ने उस पर रील्स बनाई। तो बहुत अच्छा एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए था। जैसे गुलाबी शरारा की बात करी आपने, तो जी। जैसे कोई गाना अगर फेमस हो जाता है, तो उसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा किसको मिलता है? मैम उसका क्रेडिट ना मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी टीम को ही मिलता है और सिंगर्स सिंगर्स को भी बहुत अच्छा एस्टैब्लिश मिलता है और बेसिकली हमारी उत्तराखंड जो अभी इंडस्ट्री है, वो सिंगर बेस्ड ही इंडस्ट्री है मैक्सिमम। तो सिंगर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है बिल्कुल। उससे, उनके शोज़ वगैरह हिट होते हैं और काफ़ी जगह से उनको इंक्वायरीज़ आती हैं। अब जैसे गुलाबी शरारा का ही आपको एग्ज़ाम्पल दें, तो उसमें इंदर इंदर आर्या जी जो हमारे अभी हिट सिंगर हैं, उनको काफ़ी अच्छी वहाँ से एक पुश मिला गुलाबी शरारा से और ऐसा नहीं रहा जैसे उनकी जो लीड एक्ट्रेस थी नीरू बोरा जी, उनको भी बहुत अच्छा काम मिल रहा है अभी इस बीच। काफ़ी हिट हैं वो भी। अंकित कुमार जिन्होंने कोरियोग्राफी की थी, राकेश जोशी भाई जो लीड में थे और तमाम सारे जितने भी जो उसमें क्रू जुड़ा हुआ था, सभी को अपने-अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम मिला और ऑल ओवर मतलब जो पूरी टीम थी, उनको इसका बेनिफिट रहा और जो प्रोडक्शन हाउस था, उन्होंने उतना ज़्यादा जो अपना पैसा लगाया था, जो इन्वेस्ट किया था, भगवान की कृपा से उनका जो गाना है वो चला और एक अच्छा खासा अमाउंट वो लोग भी जनरेट कर पाए अपने लिए। तो ऑल ओवर मतलब पूरी टीम को ही इसका बेनिफिट बिल्कुल। मिला। जैसे अगर मैं बात करूँ युवा जो हैं, जी, म्यूज़िक आप लोग हैं म्यूज़िक गाना गाते हैं, तो आप लोग जो जितने भी लोग हैं उत्तराखंड के जी। फ़ेमस सिंगर कहें या जो अपकमिंग सिंगर हैं, जी, जी। आप लोग के बीच में बॉन्ड कैसा है और कैसे मतलब कभी मिलते हैं तो कैसे दिन हाँ। जाता है? मैम टू बी ऑनेस्ट जो अभी हम जो युवा पीढ़ी काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, हम लोगों में बहुत अच्छा भाईचारा है। मैंने अपने पुराने पॉडकास्ट में या इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि अब हम लोगों के बीच में ना एक तो कोई बैरियर नहीं है कि कुमाऊँ गढ़वाल, हम लोग उत्तराखंड स्टार्स प्रीमियर लीग करके एक टूर्नामेंट भी खेलते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट। अच्छा। तो एक वो बहुत अच्छा बहाना मिल जाता है हम सभी कलाकारों को इकट्ठा होने का और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के द्वारा जब हम लोग मिलते हैं, बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं और काफ़ी जितने भी हम युवा कलाकार हैं कुमाऊँ, गढ़वाल, जौनसार से सबको जब हम स्टार्टिंग में उस टूर्नामेंट को खेलने के लिए गए थे, अब तो 3 साल हो गए, तो कौन कलाकार जौनसार से है, कौन गढ़वाल से है, मतलब जो इंटीरियर इलाकों के भी जो कलाकार थे वो उस जब हम सारे खेल के मैदान में मिले, तो पता लगा कि इन्होंने ये काम कर रहे हैं। तो वही कह रहा हूँ कि अभी जो रिसेंटली हम जैसे अभी हम लोग हल्द्वानी में सेटल्ड हैं, तो हम सारे कलाकारों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है। हम लोग एवरी वीकेंड में हम लोग मिलते हैं, खूब सारा एन्जॉय करते हैं और बातें करते हैं। हमारे पहाड़ में बोलते हैं ना कि सुखी-दुखी लगाते हैं। तो कि कैसा चल रहा है काम और बिल्कुल। मतलब किसकी ज़िंदगी में कैसा, तो वो सब चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं और बहुत मज़ा आता है। अच्छा तो कॉम्पिटिशन भी रहता है कि ये अगर अच्छा गाना लाए हैं तो हमें भी एक अच्छा गाना लाना पड़ेगा? हाँ, मैम कॉम्पिटिशन तो हर घर-घर में रहता है। एक बिल्कुल। भाई के साथ कॉम्पिटिशन रहता है कि अगर वो अच्छा कर रहा है तो मैं भी अच्छा करूँ बिल्कुल, बिल्कुल। और डेफ़िनेटली कॉम्पिटिशन होना भी चाहिए। बिल्कुल। कॉम्पिटिशन की जो भावना है वो जब तक नहीं रहेगी, तब तक अच्छा काम निकल के नहीं आता। तो कॉम्पिटिशन भी है अंदर ही अंदर कि अगर उसके गाने अच्छे चल रहे हैं तो मैं भी मेहनत करूँ कि हमारे भी गाने अच्छे मार्केट में उनका अगर स्टेज शो अच्छा हुआ, पब्लिक ने वहाँ प्यार दिया, तो अगली बार हम भी जब वहाँ जाएँ,
तो हमको भी वैसा ही प्यार मिले, हम भी उस लायक की मेहनत करें। तो एक हेल्दी कंपटीशन तो हम सभी कलाकारों के बीच में है। और ये हेल्दी कंपटीशन ही देन है जो हमें इतने सुपरहिट और इतने अच्छे-अच्छे गाने मिल रहे हैं। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल। और हेल्दी कंपटीशन के ही माध्यम से अभी हम जितने भी युवा सिंगर्स आ रहे हैं सब अपनी तैयारी के साथ आते हैं। कोई क्लासिकली म्यूजिक से ट्रेंड है, जो एक्टर्स हैं वो लोग भी प्रॉपर डांसिंग सीख कर आ रहे हैं, कोई क्लासिकल म्यूजिक के साथ क्लासिकल डांस भी सीखता है। उसके बाद अब सभी लोग जो है इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो कंपटीशन की वजह से ही हमारी जो लेवल है उत्तराखंड इंडस्ट्री का वो अभी काफी ऊपर जा रहा है। जैसे फेम मिलने के बाद तो हर कोई पहचानता है, ऑडियंस आपके कितने फैंस भी हैं, लेकिन एक जो स्ट्रगलिंग फेस होता है जब आप खुद स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उस समय अकेले होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपकी फैमिली फ्रेंड्स ये लोग साथ होते हैं, तो आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ कैसी रही? जी मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा स्ट्रगलिंग से रिलेटेड। स्ट्रगलिंग बहुत अच्छी रही हमारी, बहुत कुछ सीखने को मिला, बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने को मिला और बहुत इंजॉय किया मैंने अपने स्ट्रगलिंग डेज को। और जैसा कि आपने बोला कि स्ट्रगल तो पूरी जर्नी ही हमारा स्ट्रगल भरा रहेगा और लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। जब तक जिंदा है तब तक हसल और स्ट्रगल करना ही है मैम। तो बहुत मजा आता है, मेरा नेचर ये है कि मैं अपनी जो लाइफ है मैं उसको खुल के जीता हूँ और हार कभी नहीं मानता, उससे सीखता ही हूँ और आगे कुछ अच्छा हो रहा होता तो उससे एक मोटिवेशन लेके और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो स्ट्रगलिंग डेज बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग हमने रामलीलाओं में गाने से करी। जब अब मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मुझे गाना चाहिए, मेरे साथ वालों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि यू शुड सिंग। तो उसके बाद मैंने छोटे छोटे मंचों में जैसे रामलीला हो गया और जब कभी भी मेले होते थे तो उसमें जब सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मैं उसमें भाग लिया करता था और फॉर्चुनेटली मेरी पोजीशन भी अच्छी आती थी, फर्स्ट सेकंड करके। और मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया। फिर 2019 में हमारा गिटार कॉम्पिटिशन हुआ जब मैं स्ट्रगलिंग डेज में था, तो वहाँ से जब मैंने वो कॉम्पिटिशन को हम लोग विनर बन के आए तो हमको इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, उत्तराखंड इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। और चांदनी इंटरप्राइज से हमारी पहली एल्बम्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुई थी और 2020 की बात है ये। और फिर उसके बाद नई जर्नी स्टार्ट हुई, नए नए कलाकारों के साथ मिला। प्रहलाद सिंह मेहरा जी जो मेरे गुरुजी रहे हैं, अच्छा। उनके साथ मैंने काफ़ी असिस्ट किया, उनके पीछे कोरस किया करता था। बहुत चीज़ें सीखने को मिली, स्टेज में कैसे गाना है, कैसे मुर्कियाँ लगानी, कैसे पब्लिक को अपनी तरफ लुभाना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने सीखी। और पप्पू गार्गी जी मेरे आइडल थे, उनके सॉन्ग सुन के ही मैं इस इंडस्ट्री में आया था। तो स्ट्रगलिंग मेरी बहुत अच्छी रही और फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा रहा। मेरे फादर और मेरा छोटा भाई आर्मी बैकग्राउंड से हैं, मेरी माँ है, मेरी वाइफ, और इन्होंने स्टार्टिंग से मुझे देखा है जीरो से इस लाइन में। जब मैं थोड़ा सा आगे एक सिंगर के रूप में स्टैब्लिश हुआ तो उन्होंने वहां से मुझे देखा है। बिना उनके सपोर्ट के मैं यहाँ पर नहीं बैठ पाता, आपके साथ बात नहीं कर रहा होता। तो उनके सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ और मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ बहुत अच्छी गुजरी मैम। तो जैसे अभी आपने आर्मी का जिक्र किया, आपके फैमिली से, और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पहाड़ के ज्यादातर युवा आर्मी में गए होते हैं। Exactly. तो आपको भी कभी ऐसा लगा कि आपको आर्मी की तैयारी करनी चाहिए या पहले ही से आपका शौक था कि सिंगिंग में जाना है? मैम मैं भी पहले आर्मी की तैयारी कर रहा था। अच्छा। मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं दौड़ता बहुत अच्छा था। मैं स्टार्टिंग से ही एथलेटिक फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ। अपने स्कूल्स में मैंने रनिंग में बहुत अच्छे अच्छे मेडल्स वगैरह भी लिए हैं। तो आर्मी की तैयारी कर रहा था। फिर बीच में क्या हुआ, जब हमारे 10th और 12th के जो बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं उसके बाद जो एक हमको 2-3 महीने का गैप मिलता है, उसमें मैं ऐसी अपनी हॉबी को फॉलो करने के लिए मैं गिटार सीखने के लिए गया। तो गिटार जब मैं वहाँ प्ले कर रहा था तो उसके साथ साथ हम लोग गुनगुना लिया करते थे। और उसके बाद जो हमारे म्यूजिक टीचर थे उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा गाते हो, आपको म्यूजिक की लाइन में आगे बढ़ना चाहिए और आप में टैलेंट है। तो उसके बाद फिर मैंने क्लासिकल म्यूजिक से 12th के बाद मैंने क्लासिकल म्यूजिक से उसके बाद फिर मैंने बीए किया एज अ सब्जेक्ट म्यूजिक को लेके, फिर मास्टर्स किया। देन उसके बाद पूरी तैयारी के साथ इस फील्ड में उतरा। सर ये कोर्स आपने कहाँ से किया? ये मैंने कोर्स जो है एमबीबीजी कॉलेज हल्द्वानी, अच्छा। यही कॉलेज से किया। और डॉक्टर निर्मला जोशी जी जो है मेरी गुरुजी रही पहले, और उसके बाद चंद्रशेखर तिवारी जी के घर पर मैंने म्यूजिकल सेशंस सीखे। पंकज आर्या जी भी मेरे गुरुजी थे। देन उसके बाद जब मैं फोक इंडस्ट्री में आया तो उसके बाद प्रहलाद सिंह मेहरा जी ने मुझे बहुत गाइड किया। जब आपने इस कोर्स की शुरुआत की थी, आपको लगा था कि एक मुकाम ऐसा आएगा कि आप अपना एक नाम बना पाएंगे? मैम स्टार्टिंग डेज में तो हर कोई मतलब इतना दूर तक तो नहीं सोच पाता क्योंकि उम्र भी बहुत छोटी होती है। हाँ, कि अपना पैशन को फॉलो करते करते हम लोग इस म्यूजिक में मैं चला गया था। मुझे पता नहीं था कि मैं ये इससे मेरी दाल रोटी भी चल पाएगी। मैं सोचता था कि ऐसा कुछ होगा करके, लेकिन हाँ मैं ये सोचता था कि क्लासिकल म्यूजिक से मैं प्रोफेसर वगैरह या टीचर वगैरह तो बन जाऊंगा। मैंने बीच में म्यूजिक टीचिंग भी करी, लेकिन करते 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 वही होता है कि स्टेप बाय स्टेप जब आदमी करते रहता है, अपने एफर्ट्स लगाता है, तो फिर
पहुंच जाता है अपने मुकाम पर। तो वही मैं भी अभी लगा हुआ हूँ और बिल्कुल। थोड़ा बहुत नाम है उत्तराखंड में जी। जैसे पहले उत्तराखंड में म्यूजिक को उतना महत्व नहीं दिया जाता था और एग्जैक्टली जगह तो, और एज अ करियर हम यहाँ पे चुने जी तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं नहीं समझते थे, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं आपके पेरेंट्स ने आपको खूब सपोर्ट किया। जी। तो अगर पहले म्यूजिक को इतना नहीं महत्व दिया जाता तो आपको क्या लगता है इसके कारण क्या हो सकता है? मैम पहले म्यूजिक को इसीलिए इतना महत्व नहीं दिया जाता था क्योंकि हमारी ना म्यूजिकल कोई एक प्रॉपर इंडस्ट्री है नहीं। जैसे बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, हम्म। प्रॉपर एक म्यूजिक इंडस्ट्री है, प्रॉपर पिक्चरें शूट होती हैं और प्रॉपर मतलब उनका बहुत बड़ा एक लॉबी है। तो वहाँ पर ना स्कोप बहुत रहता है, वहाँ लोग बहुत पैसा भी है वहाँ पर। हमारे उत्तराखंड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था पहले भी। आपको पता ही है कि जब हम पुरानी वीडियोस देखते हैं, पुरानी कोई मूवीज हम्म। देखते हैं, तो बजट ही नहीं होता था हमारे पास। एक तो उत्तराखंड बहुत छोटा सा स्टेट है, लेकिन हमारा बिल्कुल। कल्चर बहुत रिच है। बिल्कुल। कल्चर बहुत रिच है और धीरे धीरे जब हम डेवलपमेंट की तरफ गए, उसके बाद अब हमारी इंडस्ट्री में जो भी उत्तराखंड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स का मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो लोग अब्रॉड में काम कर रहे हैं। चाहे इसमें बड़े बड़े चैनल्स का नाम लूँ, मशक बीन हो गया, धुन पहाड़ी हो गया, चांदनी इंटरप्राइजेस हो गया हमारे उत्तराखंड का, एसआरवी हो गया, और तमाम जितने सारे जो ये प्रोडक्शन हाउस है, इन लोगों की बदौलत बड़े बड़े जो हमारे जो उत्तराखंड के जो अच्छे गाने उनको एक प्रॉपर लेवल पर लेके उन्होंने शूटिंग करी। और मुझे लग रहा है कि 8-10 साल के बाद ही मतलब जो एक गाने हमारे जो वायरल होने लगे, पूरी दुनिया देखने लग गई इसको यूट्यूब के माध्यम से, उसके बाद फिर लोग इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाने लगे और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा होने लगा। अब सबको पता है कि इतने सारे शोज होते हैं, इतने सारे गाने निकलते हैं आजकल उत्तराखंड में, तो सभी लोग को पता है कि हाँ, कि अब मतलब अगर बच्चा मेरा अगर डांस भी कर रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इससे मतलब अच्छा खासा कमा लेगा और एक स्टेबल इनकम यहाँ से आ जाएगी। तो इसलिए कर रहे हैं, और पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। और इसका मैं एक श्रेय पवनदीप राजन जी को भी दूंगा, हमारे उत्तराखंड से। वो उन्होंने पहले द वॉइस जीत कर बहुत नाम कमाया अपना, इंडियन आइडल जीते, और उत्तराखंड के तमाम सारे सिंगर, जुबिन नौटियाल जी हैं, तो उन्होंने जब नेशनल लेवल पर अपनी कलाकारी को दिखाया, तो उसके बाद हमारे उत्तराखंड के भी जो और माँ बाप होंगे, तो उनको भी एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक हिम्मत जैसी मिलेगी कि यार बिल्कुल। म्यूजिक बिल्कुल। लाइन में लोग जब मुंबई तक पहुंच रहे हैं, देश विदेशों तक उनका जब शोज वगैरह लग रहे हैं, तो अगर हमारे बच्चों में भी टैलेंट है तो उनको भी आगे बढ़ने दिया जाए। तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड की जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ी, और लोगों का भी धीरे धीरे जो पॉजिटिविटी है हमारे उत्तराखंडी म्यूजिक को लेकर, वो कहीं ना कहीं अच्छी होने लगी। इससे ये चीज़ का तो फ़ायदा हुआ कि युवा के लिए द्वार खुल गए, जो पहले बाउंडेशन थी वो बाउंडेशन हट गई। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि ये यूट्यूब के माध्यम से ना मैम, जब पहले कैसेट्स और एल्बम का ज़माना होता था, तो उसमें जैसे कुमाऊनी अगर कोई एल्बम निकलेगी तो हमारे कुमाऊं रीजन तक ही सीमित रहती थी, और गढ़वाली कोई एल्बम निकलेगी तो गढ़वाली जो रीजन होता था वहीं तक सीमित रहती थी। जब बिल्कुल। से यूट्यूब आया है, यूट्यूब में जब म्यूजिक वीडियोस पब्लिश होने लगी, उसके बाद क्या है कि अमेरिका में भी अगर कोई हमारा पहाड़ी बंदा बैठा है तो एक क्लिक के माध्यम से वो हमारा गाना सुन सकता बिल्कुल। है। बिल्कुल। अमेरिका, इंग्लैंड, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड में मतलब ये गाने सुन सकते। तो यूट्यूब और सोशल मीडिया ने ना जो बैरियर्स थे हमारे उत्तराखंड म्यूजिक के, वो पूरे तोड़ दिए हैं। और जैसे गुलाबी शरारा अभी 300 मिलियन पार गया है, ऐसे अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि 20-30 गाने जब हमारे उत्तराखंड लेवल के ऐसे निकलें, तो देखिए क्या बात होगी। और उत्तराखंड के जो लोग हैं उसके बाद फिर वो डायरेक्ट बॉलीवुड में भी काम करने लगेंगे। तो बहुत सही बात कही सर आपने। तो कैसा लगता है कि आजकल जो उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों में अगर कोई भी फंक्शन हो या कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें उत्तराखंड के पहाड़ी सॉन्ग बजेंगे ही बजेंगे, और ऐसा नहीं है कि खाली बजेंगे, लोग उसको उतना ही जोश के साथ उसमें डांस करते हैं और थिरकते हुए दिखाई देते हैं। तो कौन सा जादू है जो लोगों को ठुमकने में मजबूर कर देता है? मैम जो अब रिसेंटली हमारे जो गाने बाहर बाहर बज रहे हैं, और जितने हमारे प्रवासी भाई लोग बाहर रहते हैं, चाहे दिल्ली, मुंबई और तमाम सारी जगह, फॉरेन में भी हमारे जब गाने बजते हैं, तो मैंने सबसे बड़ा जो मीडियम बोला कि हमारा जो सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से जो गाने बाहर जा रहे हैं और संस्कृति बाहर जा रही है, तो एक वो सबसे बड़ा माध्यम रहा है। और कहीं ना कहीं जब हम ना अपने घर से बाहर रहते हैं, तब हमको ना उस चीज़ की वैल्यूज पता चलती है, उस बिल्कुल। कल्चर के बारे में पता चलता है। तो मुझे लगता है कि हम उत्तराखंडियों से ज़्यादा ना जो हमारे प्रवासी भाई लोग बाहर हैं, वो लोग और ज़्यादा एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। और ये चीज़ बिल्कुल। हम ना, जब मैं मुंबई, कौतिक या कभी हम बाहर जाते हैं दिल्ली वगैरह शोज करने के लिए, तो वहाँ लोग बहुत ज़्यादा जोश खरोश के साथ हमारे जो गानों में है वो थिरकते हैं और बहुत इंजॉय करके उसको इंजॉय करते हैं उन गानों को। तो कहीं ना कहीं ये भी एक माध्यम है कि वही कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो गाना है ये बहुत ज़्यादा हमारे बाहर भी बजने लगे और लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। सर जैसे आपने अपने प्रोग्राम की बात कही, तो जैसे उत्तराखंड में कई प्रोग्राम होते रहते हैं, जी कई फेस्टिवल है उसमें प्रोग्राम्स होते हैं, जी तो आपको जिस प्रोग्राम में एज अ गेस्ट बुलाते हैं उसमें तो आप परफॉर्म करते ही करते जी। हैं, लेकिन जिसमें एज अ ऑडियंस जाते हैं वो फीलिंग कैसी होती है, और क्या उस प्रोग्राम में भी आप परफॉर्म करते हैं? अब मैम, उस अब
हम लोग ना क्या है कि एक स्टेब्लिश सिंगर अभी बन गए हैं थोड़ा, तो जब हमको इनवाइट किया था एज अ सिंगर तो हम तो परफॉर्म करते ही करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मेरी नाइट कहीं किसी जैसे बागेश्वर में गया, वहां मेरी अगर नाइट लगी, अगर मेरे पास एक दिन का टाइम है कि मैं वहां फ्री हूँ बागेश्वर में और एक अच्छा कलाकार सुनने आया है, तो हम डेफिनेटली उसको सुनने के लिए हम लोग बिल्कुल जाते हैं बिल्कुल। महोत्सव में और खूब इंजॉय करते हैं। मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि सामने आके डांस भी कर देता हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो पूरा मैं जीता हूँ लाइफ को। और फोक जब भी चाहे ललित मोहन जोशी जी हमारे साथ गा रहे हैं, इंदर दा गा रहे हैं, या गजेंद्र राणा जी, रोहित भाई लोग गा रहे हैं, तो हम लोग खूब इंजॉय करते हैं उनके सॉन्ग्स को और डांस करते हैं हम लोग बढ़िया तरीके से। सर आपको इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए भी देखा है, तो कौन-कौन जी। से इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेते हैं? मैंने जो फोकस किया अपनी सिंगिंग को ही ज़्यादा फोकस किया। हाँ, थोड़ा बहुत मैं सपोर्टिंग के लिए, जैसे घर में मुझे अगर किसी गाने की प्रैक्टिस करनी है तो मैं हारमोनियम में अपना प्रैक्टिस कर लेता हूँ, बिल्कुल। गिटार प्ले कर लेता हूँ। तबला सीखा मैंने 1 डेढ़ साल, तो अच्छा। हल्का-फुल्का तबला ही बजा लेता हूँ। तबला, हुड़का ये सब बजा लेता हूँ थोड़ा-थोड़ा। जी, तो जी। जैसे कहीं कहीं जाते हैं तो आप ये परफ़ॉर्म करते हैं? प्रॉपरली मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कभी जैसे अगर हम एक सर्कल में बैठे हैं, कभी हम लोग आउटिंग में बैठे हैं, तो वहाँ गिटार से गाना गा लिया, हारमोनियम बजा लिया, हुड़के के साथ हमने झोड़ा चांचरी गा दी, तो वैसे एंजॉय कर लेते हैं उस चीज़ को। सर आपका एक गाना है अल्मोड़ा अंग्रेज़ आयो टैक्सी में, जी ये मैम। गाना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, तो जी। आपको क्या लगता है इस गाने से आपको फ़ेम मिला या आप पहले ही अपनी पहचान बना चुके थे? नो मैम, पहचान तो मुझे इसी गाने से मिली, अच्छा। अल्मोड़ा अंग्रेज़ आयो टैक्सी में से। और बहुत मेहनत करी मैंने इस गाने को पब्लिश करने के लिए। मैं अपने गाँव में, हमारे गाँव में चांचरी गाई जाती थी बहुत सालों से। 2 साल से मैंने इसके स्थाई और मुखड़े को बनाने के लिए रिसर्च किया, और उसके बाद पब्लिक में जब हमने डाला था, उस टाइम तो रील्स का भी ज़माना नहीं था, और होली के टाइम पर जब ये गाना आया था, बहुत बूम करके गाना ऐसा गया था, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इतनी जल्दी ये गाना कैसे ग्रो कर रहा है। उसके एक-एक दिन में 2-2 3-3 लाख व्यूज़ हुआ करते थे। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे वो, हुँ। और अभी 20 मिलियन के पार आई थिंक वो गाना जा चुका है, और अभी भी उसको लोग सुनते हैं, और अभी भी कोई फेवरेट सॉन्ग लिखता है, कोई बोलता है मैं सियाचिन से सुन रहा हूँ, कोई बोलता है मैं बैंगलोर से, दिल्ली से सुन रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई फॉरेन से भी सुनने वाले हैं वो श्रोता। तो उसी गाने ने मुझे एक पहचान दी, और उसके बाद कई सारे मेरे और भी जोड़े गीत मिलियंस में गए। सर हमने वैसे सोशल मीडिया पे तो बहुत बार सुना जी, है, जी, जी। आज आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि आप हमारे सामने 2 लाइन इसकी गा दें। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, बंदूकी का बाना मेरे झुमका रह गया बग से में, बंदूकी का बाना झुमका रह गया बग से में। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। जितना सुंदर सोशल मीडिया पे लगता है उससे ज़्यादा अच्छा सामने से सुनने में लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तो सर जैसे कि आपका फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस जी। कौन-सा था और उस समय की फीलिंग्स क्या थी और कौन-सा गाना गाया था आपने? मैम, फर्स्ट मेरा जो स्टेज परफॉर्मेंस था वो यहीं हल्द्वानी का ही था। आवास विकास रामलीला, पंचेश्वर रामलीला अच्छा। कमेटी है, वहाँ मैंने पहला गाना गाया था पप्पू गार्गी जी का। और उससे पिछले साल ही वो गाना परफॉर्म करके आए थे। उनकी वो एल्बम बहुत हिट गई थी, डीडी हाटे की छमना छोरी करके उनका गाना था, वो मैंने परफॉर्म किया था, और मुझे इनाम में उस टाइम पर 1100 रुपये मिले थे। अच्छा, वो मेरी पहली इनकम थी। बिल्कुल। और मैं मतलब जब वो रामलीला का मंचन चल रहा था, लास्ट दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो बोल रहे थे कि कोई अगर शौकीन है, नाम वाम लिखवा लो अपना गाने के लिए। तो पीछे से किसी ने मुझे पुश किया कि तू भी एक नाम लिखवा और गा। तो उस टाइम फिर राकेश खनवाल जी, जो हमारे आज बहुत प्रसिद्ध लोक गायक हैं, वो उस टाइम कीबोर्ड बजा रहे थे। तो उनके सामने मैंने दादा को बोला, मैंने कहा दादा मैं गा रहा हूँ, थोड़ा सा माफ़ करना, मेरे को ज़्यादा कॉर्ड्स वगैरह का नॉलेज नहीं है। उन्होंने कहा तू गा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो राकेश दा उसमें कीबोर्ड प्ले कर रहे थे, और मैंने डीडी हाटे की छमना छोरी गाया। बहुत इंजॉय किया पब्लिक ने, और उसके बाद बहुत मोटिवेशन मिला वहाँ से मुझे कि आगे जाके मैं मंचों में और अच्छा कर सकता हूँ। तो मेरा पहला मंच वही था। तो सर इस गाने से आपकी इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ है तो हम चाहेंगे 2 लाइन इसकी भी हो जाए। अच्छा। हे 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 हे, अरे कस्तूरी मिर्ग जैसी छै तू छाली छरपटी, थड़ थड़ मयाली छै थड़ नटी खटी, अरे ज्वेले छै बहुत नेक छै तू, अरे हजार तो दूर लाखों में एक छै तू, तुए के देखी मन करूं, तुए जी भरी चाहिरू, तेरा मुल मुल हसन, तेरा टक टक देखण, आहा
मोह मिठ बुलण डी हाट की छमन छोरी, अरे दिल लिगे तू चोरी चोरी, अरे उजाई मुखड़ी तेरी छमना छोरी, दिल में बसी गे मेरी छमना छोरी, अरे डी हाट की छमना छोरी, हाँ दिल लिगे तू चोरी चोरी। बहुत सुंदर सर, लाइव थैंक यू सुन सो के आज मच। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो सर जैसे आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? मैम मेरी लव मैरिज हुई है और बचपन का प्यार था मेरा। ओके। जी मैम, स्कूल टाइम वाले हैं हम लोग और उसके बाद उसको मैं एक शादी तक मैं उसको ले गया, अपने प्यार को उस मंजिल तक ले गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आई एम वेरी प्राउडली हैप्पी मैरिड मैन। अच्छा, आपकी तो लव मैरिज है, लेकिन जी, उसके बावजूद में ये क्वेश्चन पूछूंगी कि लव मैरिज ज्यादा सही है अरेंज मैरिज? ऑफ कोर्स लव मैरिज मैम आज की डेट में। आपने लव मैरिज को सपोर्ट किया सर, जी बहुत अच्छी बात है। जी अब मैं फैमिली की बात पे आती हूँ। जी मैम। जैसे अब कोई भी गाना आपका नया आता है जी तो ऑडियंस से रिव्यू तो मिलता ही मिलता है, और रिव्यू मिलने से काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। जी फैमिली के रिव्यू की बात करूँ तो फैमिली का रिव्यू कितना महत्वपूर्ण होता है, और कैसी एक्साइटमेंट होती है उससे? मैम फैमिली का रिव्यू बहुत अच्छा रहता है क्योंकि शुरुआत तो हमारी वहीं से होती है और वो हमको पहले से सुनते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सबसे बड़े क्रिटिक वही होते हैं। तो मेरी वाइफ मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है, वो मुझे पहले बता देती हैं कि जब कोई सॉन्ग आया होता है तो इसका वीडियो अच्छा बना है या इसमें आपने गाया कैसा है या ये लिरिक्स कैसे हैं, तो वो पहले मुझे इत्तला कर देती हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए या बहुत अच्छा हो रहा है भी बोलती हैं, और जहाँ पर कोई चीज़ें अगर कोई कमी पेशी रहती है तो वो भी बता देती कि अगली बार से गाओगे तो ऐसा करना, मतलब तो कई सारी चीज़ें, तो फैमिली का भी रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और अब हमारी माँ जो है, मेरी मम्मी, वो मेरी बहुत सबसे बड़ी फ़ैन है। अच्छा। तो उनको तो कोई मतलब नहीं कि मेरे क्या गाने आ रहे हैं, मतलब उनको बस मेरा गाना आना चाहिए यूट्यूब में, वो दिन भर उसको लगा के सुनते रहेंगी। वो सोचती हैं कि जितनी बार मैं सुनूँगी उतने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे उसके, तो वो कंटिन्यूअसली सुनते रहती हैं। तो मेरी जो फैमिली है बहुत अच्छी मतलब लिसनर है हमारे म्यूज़िक की। माँ के प्यार के आगे तो ऑडियंस भी फेल बिल्कुल, है। बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल। सर आप पुरानी म्यूजिक इंडस्ट्री को, अभी की म्यूजिक इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं कि पहले की ज़्यादा अच्छी थी या अभी की ज़्यादा अच्छी, और चेंजेस हुए भी हैं तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं? मैम दोनों जो इंडस्ट्रीज़ थी ना, चाहे पहले की बात करूँ और आज की बात करूँ, पहले हमारे प्रॉपर जो लोक गायन हुआ करता था, प्रॉपर लोक वाद्य बजते थे हमारे, जब एल्बम्स वगैरह निकला करती थी, म्यूजिक एल्बम, तो पहले ना फोक गीतों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और आजकल का जो टाइम है, आजकल के टाइम में ये अच्छा है कि फाइनेंशियली हम लोग बहुत मजबूत हो चुके हैं, हमारा जो म्यूजिक है वो बहुत रिच हो चुका है और इंस्ट्रूमेंट्स की कमी नहीं है। महंगे महंगे माइक सेटअप्स, इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं। मुंबई दिल्ली से सीखे हुए कलाकार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से लेके तमाम सारी टेक्निकल टीम जो है हमारी बहुत अभी अच्छी हो चुकी है। और अब जो आजकल का जो टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूजन म्यूजिक जो है वो ट्रेंड पर चल रहा है आजकल। तो म्यूजिक ना हर 10 साल 15 साल में उसका जो ट्रेंड चेंज होते रहता है। तो आजकल ठीक है, थोड़ा सा डीजे की तरफ हम लोग ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी अच्छा ये लगता है कि जो पैटर्न हमारा जो चला है आजकल, जो किक्स वगैरह जो चल रही हैं, जैसे जागर शैली भी निकलती है, जैसे हे नंदा हे गौरा का भी बहुत अच्छा जागर भजन है, वो भी चलता है। डीजे में भी लोग उसमें नाचते हैं, लेकिन प्रॉपर एक फोक के हिसाब से भी उसको बहुत अच्छा फिल्माया गया है। चैते की चैतवाली था, तमाम सारे जो गीत हैं। तो पुराने ज़माने में ये था कि फ़ोक को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा मॉडर्न म्यूज़िक है, थोड़ा फ्यूज़न है। लेकिन आज की जो स्पेशलिटी ये है कि ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी भी अपनी एक बात थी और इसकी भी अपनी एक बात है। तो दोनों म्यूज़िक में मतलब कोई कंपैरिज़न नहीं है, अपने-अपने लेवल पर हर कोई अच्छा है। पुराना म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था और नया म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। तो सर गाना निकालने से पहले ये चीज़ें कितनी दिक्कत देती हैं कि जैसे अब आपका गाना आ रहा है, जी, तो आपको यूथ को भी देखना है और जो हमारे पुराने ज़माने के लोग हैं उनको भी देखना है। दोनों बिल्कुल। का तालमेल रख के गाना निकालना है कि दोनों ऑडियंस को पसंद आए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कितना स्ट्रेस रहता है, या बात करूँ कॉम्पिटिशन रहता है कि दोनों को एक साथ लेके चलना है? जी, मैम बेसिकली जो मैं गाता हूँ, मेरा जो स्टाइल है वो ऐसा ही है कि मतलब मेरे गाने जो हैं, क्योंकि मैं जोड़े भी गाता हूँ, छपेली, न्योली सब चीज़ गाता हूँ और नए ज़माने के भी गाने गाता हूँ। तो मेरे ना लिसनर्स जो हैं वो बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं और लेडीज़ भी हैं। तो मेरा तो ज़्यादा हमको स्ट्रेस नहीं रहता, बस हाँ ये है कि गानों में जो है थोड़े जो शब्द हैं हम लोग प्रॉपर अच्छे शब्दों का यूज़ करें और जो गाने थोड़े मीनिंगफुल गाने हों, कोई सब्जेक्ट हो उन गानों पर, तो उस चीज़ का हम लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं। और हर कोई जो कलाकार है उसका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि उसको कैसे गाने गाने हैं, उनको उनका अपना-अपना है कि उनको कैसा म्यूज़िक करना है, तो वो उनके ऊपर है। लेकिन मैं मोस्टली जो है पुराने और नए लोगों तो
पुराने और नए जो लोग हैं उनको जोड़ने के लिए मेरा एक कोशिश यही रहती है कि शब्द और कंपोजिशन अच्छी हो और उसमें ज़्यादा फोड़ता ना हो गाने में। बिल्कुल। तो इसीलिए फिर नए लोगों को जो कनेक्ट है वो गाने करते हैं। जैसे आजकल तो बैक टू बैक गाने आ रहे हैं, जी। तो जैसे कोई गाना आने वाला होता है, उसके बारे में आपको पहले से पता चलता है या जब गाना लॉन्च हो जाता है तब पता चलता है? जैसे कि मैम जब हम लोग ये गाने बहुत सारे बल्क में बनाते हैं, उसके बाद फिर प्रोड्यूसर्स एक-एक करके उन गानों को सेलेक्ट करते हैं। फिर जब वो लोग शूट के लिए कर रहे होते हैं गाना, तो हमको कॉल कर लेते हैं, नीरज भाई जी हम आपका ये गाना शूट कर रहे हैं, ये गाना हम इस तारीख को रिलीज़ करेंगे। तो उनके माध्यम से हमको पता चल जाता है कि ये गाना मेरा इस टाइम पर आने वाला है। तो गाने रिजेक्शन भी होते हैं? हाँ मैम, ऑफ कोर्स गाने रिजेक्शन होते हैं। मैक्सिमम आज की डेट में जो जितने भी सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उन सबकी डिमांड मैक्सिमम 80% तो सब कहते हैं कि हमको डीजे वाले, नाचने वाले गाने बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और बहुत कम प्रोड्यूसर्स अभी ऐसे हैं कि जिनको मतलब झोड़े, चाँचरी या अपने फ़ोक से रिलेटेड गाने चाहिए। उसमें से मैं एक प्रॉपर जो एक यूट्यूब चैनल का नाम लूँगा, चांदनी एंटरप्राइज़ेज़, जो नवीन टोलिया जी हैं, उनकी सोच बहुत अलग है। और वो ही एकमात्र ऐसे मुझे लगते हैं इस इंडस्ट्री में जो मतलब अ, नंदा जागर भी होगा, उनके चैनल पर आप देखिए जागर से लेके भगनौल से लेके तमाम सारे डीजे वाले गीत भी होंगे, रामदाई का होटल भी होगा और ओ कफुआ भी होगा ललित मंजूषी का। तो मतलब एक जो मिक्सचर है, उनके गानों में जो उनकी जो चांदनी एंटरप्राइज़ म्यूज़िक हुँ। कंपनी है, उनके उसमें सारा चीज़ रहेगा। तो मैक्सिमम ये रहता है कि रिजेक्शंस भी होते हैं और इसीलिए हमको अब ज़्यादा गाने तैयार करने पड़ते हैं कि हमारे बिल्कुल, पास देने के लिए हो प्रोड्यूसर्स को कि सर हमारे पास इतना मैटर है करके। बिल्कुल। जैसे आपने छोड़ा चादरी की बात करी, जी। तो आप गाते भी हैं, तो अगर कुछ लाइन्स हो जाएँ उसकी? मैम झोड़ा जो मैंने आपको बोला, झोड़ा चाँचरी जो बोला, जो अल्मोड़ा अंग्रेज़ था वो ही एक चाँचरी का रूप है। मैं आपको एक और मेरा झोड़ा हाँ, सुनाता हूँ, दूसरा कोई। जो कलम सुरूरू मेरा वो भी बहुत ट्रेंड में रहा, जी, मिलियंस में वो गाना भी, ओके। वो सुनाता हूँ। एक न्योली के साथ शुरू करता हूँ मैं उसको, तो पब्लिक को बताना चाहता हूँ पहले मैं न्योली गाऊँगा, उसके बाद फिर मैं कलम सुरूरू झोड़े के रूप में इसको गाऊँगा। ओ हो हरिया घासा हे क्या ले सुख हे सुआ जेठा का घामेले हो आजा तका हे लाजू ना छुमे रूपसी हे सुआ तो त्यारा ना मेले हो कलम सुरुरु लेखी देने पाला हो चढ़ी फुरुरु उड़ गे हिमाला हो कलम सुरुरु लेखी देने पाला हो चढ़ी फुरुरु उड़ गे हिमाला हो नेरो ने सुआ द्यूलो रुमाला हो म्यारा नानू का रखिए खयाला। तो ये था झोड़ा। बहुत सुंदर सर। जैसे आप इतने सुंदर-सुंदर गाने लाते रहते हैं, जी। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी कई ज़्यादा मिलते होंगे। जी तो मैम, मिलते ऐसा हैं। कोई कॉम्प्लीमेंट्स जो आपको अभी तक सबसे ज़्यादा पसंद आया हो? मैम 2-3 लोग हैं जैसे यूथ्स की तरफ से ना मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट ये मिलते हैं कि अ, मतलब जब मैं स्टेज शोज़ वगैरह करता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि आपका जो स्टेज परफॉर्मेंस है वो बहुत अलग है, डिफरेंट है। अच्छा, तो यूथ मेरे को ज़्यादा बोलती है कि रॉक स्टार नीरज दा ऐसे करके मेरे को अच्छा। बोलती है। और जब मैं पुराने जो गाने वगैरह गाता हूँ तो फौजियों की तरफ से मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं। एक बंदा मुझसे एक बंदे का कमेंट आया था, वो फौजी थे, सियाचिन में पोस्टेड थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि यार भुला इस झोड़े को सुन के तो मेरे आँखों से आँसू आ गए और मैं सियाचिन बॉर्डर में ड्यूटी के दौरान ये झोड़ा सुन रहा हूँ करके बोल रहे क्या थे। बात! तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं बहुत भावुक हुआ था उससे कि मतलब हमको पता है कि क्योंकि मेरे पापा आर्मी बैकग्राउंड से, मुझे पता है कि उस जैसी जगह पर जाना जहाँ पर -50-60 डिग्री सेल्सियस में एक मतलब वहाँ इंसान रह ही नहीं सकता, उनको हुँ, आर्टिफिशियली वहाँ पर चीज़ें ले आकर वहाँ रहना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उस जगह पर जाकर अगर हमारे गाए हुए थोड़े बहुत गीतों से अगर उनको एक कहते हैं ना कि उनका अगर थोड़ा मन बहल जा रहा है तो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो बिल्कुल, वही बिल्कुल। मतलब सबसे बड़ी हमारी इनकम है कि मतलब ऐसे लोगों के द्वारा जब ऐसे कमेंट्स वगैरह मिलते हैं, आपके काम को एप्रिशिएट किया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसे यही कुछ सारे कमेंट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सर, जी, उत्तराखंड के जो गाने हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं, जी, बहुत लोग सुनते भी हैं इसको। तो बचपन की बात करती हूँ,
जी। बचपन के सभी के मजेदार किस्से जी, होते जी, हैं। जी, बिल्कुल। आपका ऐसा कोई मजेदार किस्सा जो आपको आज भी याद आता है और वो याद कर पे आपको खुशी मिलती है? मैम बचपन में तो इतने सारे किस्से हैं कि मैं किस्से सुना-सुना के पागल हो जाऊँगा और मतलब मैं हम 2 भाई थे और दोनों तबाही थे। अच्छा। हाँ, तो छोटे भाई में भी मेरा बहुत ज़्यादा ऐज का गैप नहीं है, 1.5 साल का गैप है और हम दोनों भाई ही हैं खाली फैमिली में और मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी हमसे और मतलब हमारा जो बचपन रहा है वो पापा आर्मी में थे तो बाहर ही रहा है हमारा ज़्यादातर। 2000 सन से हम लोग बाहर आ गए थे। मैं रांची रहा, गोवा रहा 3-4 साल और उसके बाद फिर जम्मू भी गए हम लोग। फिर हल्द्वानी आए तो दोनों भाई लोग थे। मैं तो अब किस्से याद भी नहीं लेकिन बहुत मार खाई है मम्मी के हाथों से। 5 की 5 उँगलियाँ हमारे पीठ पर छपी रहती थी और दोनों भाई लड़ते बहुत थे हम लोग। जैसे टीवी वगैरह चल रही है तो भाई बोलेगा कि छोटा भीम मैं देखूँगा, मैं बोलता टॉम एंड जेरी मैं देखूँगा। तो ऐसे मतलब हम लोग बहुत लड़ा करते थे और किस्से तो अभी मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे गाँव में क्या होता था ना हम लोग जब 2 महीने की छुट्टियाँ हुआ करती थी ना गर्मियों की, तो हम लोग पहाड़ चले जाया करते थे अपने। तो एक किस्सा बताऊँगा, तो मैं नहाने का भी बहुत शौकीन हूँ नदी में। बहुत छोटी सी उम्र से मेरे को अच्छी खासी स्विमिंग आ गई थी। तो एक बार नदी में क्या हुआ कि बरसात का ना थोड़ा-सा बरसात हो गई थी थोड़ा पहाड़ों में तो थोड़ा वो मटमैला पानी आने लग जाता है नदी में। तो मैंने ना ऊपर से ऐसे डाइव मारी। तो डाइव मारी मुझे पता नहीं था नीचे पत्थर है और सीधा डाइव मार के मैं गया, पत्थर सीधा मेरे यहाँ पर लगा था। और मैं 1 सेकंड के लिए ब्लैंक आउट हो गया था और यहाँ मेरा इतना बड़ा छेद हो गया था। और मैं इतना शरारती था उस टाइम मतलब मुझे कोई धुन नहीं, घर में मेरे को डाँट रहे हैं कि अरे! ये देखो यहाँ मुँह मुँह में छेद करके ले आया यहाँ और मतलब ऐसे कूद रहा था और दोस्त भी बोल रहे थे कि इसकी इतनी चोट लग गई, कोई कह रहा है टाँके लगाओ, ये लगाओ और मैं इतना शैतान था, मैं मुँह में पानी भर रहा था और ऐसे पानी भर के ना यहाँ से पानी फेंक रहा था बाहर मतलब उस छेद से। तो मतलब मैं इतना शैतान था मतलब ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे। तो क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग नंगे पैर कई किलोमीटर दूर चलाया करते थे। संडे होगा तो मम्मी बोलेगी कि रोटी खा लो ये वो, हम संडे को सुबह 5 बजे जाएँगे और शाम को 5 बजे आते थे क्रिकेट खेल के। 7-8 मैच खेलते थे। कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं मतलब पानी-वानी छोड़ो, बहुत दूर-दूर हम लोग मैचेस खेलने के लिए जाया करते थे। तो बहुत शौकीन थे इस मामले में हम लोग। सर आपकी बातें सुन के पता चल रहा है कि आप जी। कितने शरारती बच्चे बिल्कुल मैम, थे। मैं जिस टाइप का बचपन में ना जब मैं शरारती था, लड़ाइयाँ भी बहुत करता था, गरम खून का था और मेरे गाँव वाले और मेरे जो दोस्त हैं, वो जब मुझे आज देखते हैं, तो वो लोग वाक़ई में शॉक रहते हैं कि मतलब ये बंदा सिंगर बनेगा करके उनको पता ही नहीं था। मतलब जिस टाइप की मेरी हरकतें रहती थी, वो मतलब बहुत ज़्यादा उद्दट हुआ मतलब पहाड़ी में कहते हैं ना हुँ, उद्दट, हुँ। तो वैसा उद्दट था और उसके बाद अब लोग खुद बोलते हैं, गाँव में भी मेरे भाई लोग बोलते हैं, "यार मतलब हमें कभी सोच ही नहीं रखी थी कि तू मतलब सिंगर बन ले आज मतलब ना और तेरी आवाज़ इतनी बढ़िया है कि पहले चिल्लाते रहते थे हम लोग बचपन में, बच तो आवाज़ भी उतनी अच्छी नहीं थी, अब तो थोड़ा रियाज़ वगैरह करके हमने अपनी आवाज़ को एक स्टेबल बनाया। लेकिन गाँव वाले अभी भी बोलते हैं और दोस्त भी बोलते हैं कि यार हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि यार ये सिंगर बनेगा आदमी करके। तो सर आप इतने शरारती थे तो कभी लड़ाई वगैरह भी होती थी? बहुत लड़ाइयाँ होती थी ये, मतलब हालाँकि मैं कभी पिटा नहीं, मैं पीटने वालों में से ही था। लेकिन अच्छा। हाँ, तो बहुत लड़ाइयाँ करी हमने और हल्द्वानी में मैं 2006-7 में आ गया था, तो यहाँ ना उस टाइम पर गैंग्स हुआ करती थी स्कूल टाइम की, मतलब गुरु तेग से केंद्रीय विद्यालय से मैं हुँ, पढ़ा हुँ, हूँ, तो हुँ। शाम को बहुत लड़ाइयाँ होती थी। 10-12 लड़के जा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, फिर वो हमको पीट रहे हैं, तो ऐसा करते थे हम लोग काफ़ी ज़्यादा। तो लेकिन फिर एक सर्टेन टाइम के बाद फिर अकल आ गई थी, तो उसके बाद फिर हम सभी ने एक टाइम होता है, गरम खून जब होता है ना 17-18 हुँ। साल का, उसके बाद जब आदमी थोड़ा मैच्योर होने लग जाता है, तो उसके बाद फिर ये सब चीज़ें पागलपन लगती, तो उसके बाद फिर हमने छोड़ दिया था। सर आपने लड़ाई की बात की तो मेरे को एक चीज़ याद आ गई कि जी। उस समय पे एक डायलॉग बहुत फ़ेमस होता था कोई भी अगर अंदर लड़ाई हो रही है स्कूल के जी, अंदर, जी, जी, जी। तो बच्चे यही बोलते थे, "तू मुझे गेट के बाहर मिल।" गेट के बाहर में, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने भी कभी किसी को ऐसा बोला मैम है? लेकिन हमारा ना ऐसा नहीं होता था, उस टाइम पर ना गेट के बाहर मील वाला सीन नहीं था, उस टाइम अच्छा। पर हैंड टू हैंड वाला सीन था। अच्छा। तो उस टाइम जिसने जहाँ जिसको मार दिया वही जीतता था। तो ऐसा था कि मतलब पहले ही निपटा दो उसको, बाद में होते रहेगा, फिर किसी की मम्मी आएगी, किसी के पापा आएँगे, तो वो स्कूल में टीचर-वीचर से तो शिकायत कर फैसला लेंगे। उसी हाँ, समय हो उसी जाता टाइम था। हैंड टू हैंड होता और वो बढ़िया भी था, वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता था। यहाँ तो आजकल बस तू यहाँ बाहर मिल, तू वहाँ ये मिल, बस वो महीने भर तक वो चलते रहेगा, बस इसने यहाँ बुला लिया, उसने वो तो पहले मतलब सीधा हो जाने वाला था काम तो मतलब। टीचर से पिटाई नहीं होती थी? टीचर से बहुत मार खाते थे हम लोग, मतलब पढ़ाई में तो हम लोग ऐसे ही थे, एवरेज स्टूडेंट्स थे अच्छा। और स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलते थे, तो बस पीरियड बंक मार के हम लोग जा रहे हैं, कोई बैट भी अपना ही लेके जाते थे स्कूल में हम लोग, मतलब इतने वो थे शौकीन, मतलब अपना बैट खरीद के जाएंगे और स्कूल में बैग के पीछे लटका के आते थे हम लोग बैट को ऐसे करके, बिल्कुल आज मेरे पापा ने मेरे को नया बल्ला जम्मू से लेके आए, भाई मेरा बल्ला देख जरा, और ये धोनी वाला चिट है इसमें रिबॉक वाला, ऐसे दिखाते थे, ये आज सचिन वाला लाया हूँ मैं, तो ऐसे 4-5 बल्ले लेके फिर टीचर हमको दीवार में खड़ा करेगा
उन्हीं बैटों से फिर हमारे पिछवाड़े में मारेगा फिर डंडे। तो मतलब ऐसे ऐसे मतलब हमने दिन देखे और मतलब बहुत, लेकिन बहुत नॉस्टैल्जिया था उस टाइम पर, बहुत इंजॉय किया हमने अपना बचपन। मार भी खाई, टीचर्स प्यार भी करते थे हमको। एनुअल फंक्शन में जब हम लोग अच्छा परफॉर्म करते थे तो वही टीचर भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और मैं अपनी स्कूल की असेंबलीज में भी लगा करता था, प्रेयर्स वगैरह करता था, कॉन्गो बजाता था, कभी हारमोनियम बजा दिया। तो काफी अच्छा रहा, मतलब बचपन में बहुत खट्टा मीठा बचपन रहा। अच्छा, तो जिन बच्चों से मारपीट होती थी जी वो जी जी। बच्चे, मतलब जो अब वो भी बड़े हो गए होंगे, हाँ तो उन लोग से कभी कॉम्प्लीमेंट मिला है कि कैसे पहले लड़ाई होती थी, या कभी मेमोरीज कभी ताजा हुई हूँ ऐसे बैठ मैम के? बिल्कुल होती है, हमारे क्लासमेट्स में ही लड़ाई हो जाती थी हमारी। तो वो बंदी मेरी है, उसको मत देख, है तूने उससे कैसे बात करी, तूने उसको कैसे चॉकलेट दी। स्कूल टाइम में ज्यादा होता हाँ है। बिल्कुल, ये ज्यादा होता था उस टाइम पर। तो ऐसा करते थे। फिर अब हम लोग तो क्लासमेट है ना, उस टाइम बच्चे अकल नहीं है, और पता नहीं उस बंदी के अब कितने बच्चे होंगे, हमको ये भी पता नहीं है ना। हाँ, तो यही है कि मतलब उस टाइम एक, कहता हूँ बचपना होता था। मतलब लोग बाज खाली खाली में लड़ जाएंगे, तू मेरी सीट में कैसे बैठ गया, उठ, पहले मैं बैठा था वहां, तू कैसे बैठ गया। तो ऐसी लड़ाई हम क्लास आपस में लड़ते थे, मतलब बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, लड़ते थे। फिर आज हम लोग साथ ही में बैठ के कभी एक रियूनियन होता है हमारा बच्चों का, हम लोग जितने भी क्लासमेट थे मिलते हैं, साथ में बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो लोग बाज वही डिस्कशन ही हमारा बचपन का ही रहता है कि यार हम देखो ऐसे करते थे वैसे करते थे करके, बहुत ज्यादा फिर हंसते हैं हम लोग और उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा, तो फिर बचपन की लाइफ को अभी की लाइफ से कैसे कंपेयर करेंगे, और पहले की लाइफ कितनी अच्छी? क्योंकि ज्यादातर लोगों को बचपन की लाइफ पसंद आती है, जी जी क्योंकि जी जी। कोई ना बाउंडेशन ना कुछ, कोई फ्यूचर में क्या करना है कोई मतलब नहीं बिल्कुल किसी चीज बिल्कुल। से। तो क्या लगता है आपको? मैम वो तो है ही, जब आदमी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं हम्म। तो आदमी को फिर बहुत तरीके से सोचना पड़ता है। मतलब अगर वो कहीं जा रहा है तो उसको आ, कब कहाँ से आना है, और कहीं मतलब उसको कैसे काम करना, आगे की जो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो मैं मैरिड हूँ और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई मेरे अंदर, और मज़ा भी आता है जब हम लोग शोज करते हैं। लेकिन बचपन का तो कोई तोड़ ही नहीं है ना, क्योंकि मैम उसमें हमको पढ़ना लिखना खाना पीना भी खाना है, ये नहीं खाना ना, उसमें फैट लगता था। अब तो अगर हम्म। हम छोले भटूरे या पूरी खा लेंगे कहीं जाके तो अगले दिन टेंशन नहीं होती, यार ज्यादा खा लिया, थोड़ा इसको पचाना ही पड़ेगा, है ना। मेटाबॉलिज्म अब कम हो चुका है। बचपन में हम्म। नंगे पैर चल दो, कितने धूप में खड़े हो जाओ, कोई मतलब ना चक्कर आते थे ना कभी कुछ होता था। तो बचपन का जो लाइफ था मैम, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। चाहे आप बड़े बड़े बिलियनर से पूछ लो कि मतलब जो उनका, अगर किसी ने अच्छा बचपन जिया होगा, किसी ने मतलब बहुत अच्छा बचपन जिया होगा, तो डेफिनेटली वो हमेशा यही बोलेगा कि वो दिन लौटा दो वापस से मेरे को, बिल्कुल। मतलब। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि बचपन में ऑप्शंस बदलते जाते हैं जैसे जैसे एज हमारी बड़ी होती है? पहले हम सोचते हैं हम ये बनेंगे, सबसे पहला सबका ड्रीम होता है डॉक्टर बनेंगे, हाँ इंजीनियर बनेंगे, ऐसे ही चेंज होते बिल्कुल रहता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपने सबसे पहले क्या सोचा था? मैम वही क्रिकेटर बनेंगे, सचिन बनेंगे, उसी उन्हीं के चिट के फिर बल्ले वल्ले लेके धोनी बनेंगे। फिर धीरे धीरे जब फिफ्थ सिक्स में गए तो फिर किसी को देखा तो पायलट बनेंगे। मामा लोग वहाँ आर्मी उधर एयरफोर्स वगैरह में हुए तो हम भी पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। फिर 10th 12th गया, फिर लास्ट में बोला कि यार भर्ती हो जाए वही बहुत है आर्मी में। तो उसके बाद फिर ऐसा टाइम आया, लेकिन फिर धीरे 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 करते करते 12th के बाद फिर मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं सिंगर बनूंगा, लेकिन फिर एक वो है ना, धीरे धीरे करते 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 फिर एक लेवल पर पहुंच गए। तो सही रहा, उस टाइम सही संगत थी हमारी, सही थोड़ा सा गाइडेंस मिल गया था, तो अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं अभी। और आज इतने अच्छे-अच्छे गाने ला रहे जी हैं। मैम। अब बचपन की बातों से बाहर निकलते हैं, जी। वरना टाइम का पता नहीं हाँ चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब शूट की बातों पे आते जी हैं। जी। ऑडियंस के पास 4 से 5 मिनट का गाना पहुँचता हम्म। है, लेकिन उसके पीछे कितने दिन, कितने महीनों की मेहनत होती है और कितने लोगों की मेहनत होती है, और कैसे कोऑपरेट किया जाता है हर चीज़ों को। मैम बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। वो गाने के ना लिरिक्स और गाने की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि वो गाना कितना लंबा जाएगा। हुँ। अब जैसे एक बहुत फेमस सॉन्ग हमारा ऐजा मेरा दानपुरा, प्रहलाद सिंह मेहरा जी का, 10 मिलियन के आसपास गया है वो, चांदनी एंटरप्राइजेस से आया है। तो उस गाने के लिए बता रहे थे, जब मैं गोविंद नेगी जी जो उसके डायरेक्टर हैं, वो 1 महीने पहले तो खाली दानपुर के इलाके में गए, वो खाली देखने के लिए कि क्या-क्या हमको लोकेशंस मिलेंगी वहाँ पर और स्टे वगैरह का क्या है। तो उसमें बता रहे थे कि कम से कम उस गाने में 4 से 5 लाख रुपया खर्चा हुआ। अच्छा। तो हाँ, और वो गाना बहुत टाइम में शूट हुआ, मतलब उसमें क्योंकि तरह तरीके के मंदिर दिखाए हैं, खान-पान दिखाया, और जो पुराना घट होता था पहले चक्की पीसने वाली, वो भी दिखाई है उसमें। तो हर एक चीज़ प्रॉपर उन्होंने दिखाया है। तो बहुत टाइम लगा उसमें। तो वही मैं कह रहा हूँ कि लिरिक्स पर गाने का डिपेंड रहता है कि मतलब गाना कैसे शूट किया जाए। अगर उसमें ज़्यादा फ़ोक की चीज़ें हैं, ज़्यादा जगहों का नाम है, तो उसमें ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी हुँ। और ज़्यादा टीम लगेगी उसमें, और ज़्यादा अगर उसमें कोरस वगैरह भी अगर ज़्यादा चाहिए तो उसमें ज़्यादा एक्सटेंड होगा काम। अगर वही कोई अगर डीजे सॉन्ग है या कोई थोड़ा-सा फ़ास्ट सॉन्ग है तो उसमें
1 से 2 दिन में वो गाना शूट हो जाएगा। और उसमें लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्रू कैसा है, और मेन ये जो सारा चीज़ रहता है ना, टेक्निकल टीम। मैं ना शूटिंग वालों को बहुत हैट्स ऑफ बोलता हूँ। जैसे हम लोग तो सिंगर हैं, हमने एसी के हम्म। कमरे में आए, गाया और हम्म। गाना रिलीज़ किया, हम आ गए, शोज़ कर रहे हैं। लेकिन जो शूटिंग हमारे जो हीरो लोग करते हैं, जो हमारे कोरस वाले बच्चे हैं, और जो हमारे कैमरा का जो स्टाफ है, मैं जब शूटिंग में, क्योंकि मैं भी गया हूँ ना 2-4 बार, जी। तो इतना पैदल चलना पड़ता है। और जब अगर गर्मियों के टाइम पे शूटिंग होती है ना, जो घाम लगता है हमारे पहाड़ में, धूप जो लगती है, हम्म। टैनिंग इतनी खतरनाक होती है, तो इसलिए उनको ना फील्ड पे जाके वो सब चीज़ें दिखाना, फिर आपको बार-बार एक्सप्रेशंस भी अच्छे देने हैं, और आप इरिटेट भी हो रहे हो शूट में। कोई अगर किसी स्टेप में बंदा फँस रहा है, तो उसके बाद और ज़्यादा काम खराब होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए ना मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। शूटिंग जो हमारे जो कैमरा के पीछे जो लोग रहते हैं, जो उस हम्म। गाने को इतना सुंदर बनाते हैं, उसकी जो पूरी टीम है, बहुत ज़्यादा मैं उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं, इतने आउटडोर्स में शूट करते हैं, गर्मी में इतना गर्म लगता है, और जब ठंडी में हमारे पहाड़ों में इतना ठंड होती है, आपको पता ही है, और ट्रैवलिंग में इतना ज़्यादा दिक्कतें होती पहाड़ों में, तो इसके लिए उनको हैट्स ऑफ है। और बहुत टफ रहता है मैम, कोई भी गाना अगर 4-5 मिनट का कोई गाना है, उसको पब्लिक के सामने लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं किसी भी टीम के। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जो कैमरे के आगे है उसको तो हर कोई एप्रिशिएट करता है, बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है और हर का सहयोग बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। बिल्कुल मैम। तो इतनी बड़ी टीम जो काम करती है, इतनी मेहनत करती है, इतना लंबा समय लगता है, उसके बाद वो गाना अगर हिट नहीं जाता है, तो कैसा लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हम जो ऑडियंस को दिखाना चाहते थे, उनकी पसंद का लाना चाहते थे, हुँ, नहीं ला पाए, कैसा हुँ। लगता है? मैम ऑब्वियसली बुरा लगता है, क्योंकि एक गाने के पीछे ना बहुत सारे लोगों की अ, एफर्ट्स होते हैं, उनके कुछ उम्मीदें होती हैं कि अरे गाना अच्छा कर जाएगा, तो जिसने उसको गाया है वो भी चाहेगा कि अरे गाना अच्छा हो जाए तो मैं भी स्टेज में इसको गाऊंगा। जिसने लिखा है वो हुँ। सोचेगा कि यार मैंने ये गाना लिखा है, तो मेरे पास और भी क्वेरीज आएंगी लिरिक्स की, ऐसे सुंदर सुंदर गाने। जिसने शूट किया है, जो उसमें हीरो है, तो तमाम बहुत सारे लोगों के ना उस गाने में, जितनी भी टीम होती है उनके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे होते हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई आप काम करके दे रहे हो, प्यार से काम कर रहे हो, और वो चीज़ में अगर रिस्पॉन्स नहीं आया अच्छा, तो डेफिनेटली किसको अच्छा लगेगा, सबको बुरा ही बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल। लेकिन ये है कि हमारे उत्तराखंड की जो लोग हैं, उनका ना जो मोटिवेशन, मतलब जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है, और वो लोग मतलब व्यूज़ से बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। वो लोग मतलब अपने मेहनत पे हुँ। लगे रहेंगे। और हम भी एज़ अ सिंगर, हमारे भले ही साल भर में 1 गाने हिट हों, 10 गाने हिट हो, या कितने भी हिट हो, लेकिन हमको काम करते रहेंगे और अच्छे-अच्छे गाने पब्लिक के लिए लाते रहेंगे। मतलब उससे एक तरीके से मोटिवेशन मिल जाता है कि बिल्कुल, और कुछ अच्छा करना बिल्कुल है। मैम, बिल्कुल। तो आपकी नज़र में एक अच्छा गायक कौन है? मैम एक अच्छा गायक वही है, सबसे पहले बात तो सुर में होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि सुर और ताल में होना चाहिए अच्छा गायक। और गायक मतलब जब कोई गाना गाए तो उसे अपना बना ले, वो और उसमें फ़ील डाले, उसमें भाव डाले, और जो शब्द कह रहे हैं उसके साथ खेले, तो अच्छे गायक हैं। और अच्छे गायक अभी हमारे इंडस्ट्री में हर कोई है। और मैं ये भी चीज़ स्पेशली बोलता हूँ कि हर सिंगर की ना अपनी-अपनी स्पेशलिटी होती है। जैसे आज की डेट में अगर इंदर दा हिट है हमारे, इंदर आर्य जी, तो जो उनके जो डीजे सॉन्ग्स जो गाते हैं वो, उनके ऐसी आवाज़ का स्वैग मतलब हर किसी बंदे में नहीं है, है ना? हुँ। तभी उस मुकाम पे हैं। और ऐसे ही मैं बात करूँ नेगी जी की, गढ़वाल से नरेंद्र सिंह नेगी जी की, जो उन्होंने साहित्य अपने गानों के माध्यम से दिया है हमारे उत्तराखंड को, उनके ऐसा कोई बंदा नहीं है। प्रीतम भरतवाण जी, कितने अच्छे, मतलब उनके पास जागर सम्राट उनको बोलते हैं, और उनकी अपनी अलग ही मतलब एक वाइब है उनके गानों में, वो हैं। उत्तराखंड से प्रहलाद सिंह मेहरा जी, बहुत बड़े नाम हमारे, मतलब उन्होंने क्या-क्या दिया है उन्होंने हमारे उत्तराखंड को, तो वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं। पप्पू कार्की जी थे, जिन्होंने जिन्होंने यूथ्स को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं, हर सिंगर की अपनी-अपनी स्पेशलिटी है, कि किसी की आवाज़ में झोड़े अच्छे लगते हैं, कोई चाँचरी अच्छी गाता है, कोई फ़ोक सॉन्ग्स बहुत अच्छे गाता है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैम अच्छा सिंगर वही है कि मतलब अपने सुर से ना भटके सबसे मेन तो, और अपने गाने जब भी वो गाए तो उसको एक फ़ील से और अपना बना के गाए। वो एक अच्छा बिल्कुल, सिंगर है मेरी बिल्कुल। नज़र में। यूथ में आपका अगर मैं बात करूँ सबसे पसंदीदा सिंगर अभी कौन-सा है? मैम मेरे सबसे पसंदीदा सिंगर तो प्रहलाद सिंह मेहरा जी ही थे नहीं, और प अभी हमेशा रहेंगे। यूथ में मतलब वो ही हैं अभी तक? हाँ, प्रहलाद सिंह मेहरा जी थे मेरे, जो अच्छा। फ़ोक जिनको मैं सुनकर आया था, और पप्पू दत्त को सुनकर मैं इस इंडस्ट्री में आया था, वो मेरे आइडल थे। हुँ। लेकिन जब मेरे को म्यूज़िक की समझ होने लगी तो प्रहलाद सिंह मेहरा जी से ऊपर मुझे कोई नहीं लगा। जिस जी। टाइप का उन्होंने काम दिया है, और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा, उनका आप शेरू मर्तोलिया गाना सुनिए, यूका के लिए नॉमिनेट हुआ था और पूरे अवार्ड्स उन्होंने लिए थे। ऐजा मेरा दानपुरा जैसे गीत उन्होंने दिए हैं, जी। और तमाम सारे रंग भंग जो भी दिया है उन्होंने, जिसमें श्वेता जी ने इतना अच्छा काम दिया। तो उनके इतने सारे गाने हैं, मैं
एज अ सिंगर भी बहुत अच्छे थे, वो अपना बना के वो गाना गाया करते थे। जी। ए जा रे यू डाना का पार नीलिमा, बहुत सारे गाने हैं उनके। तो मतलब एज अ सिंगर मुझे, बाकी यूथ्स में अगर मैं बात करूं, मैं मेरा कोई एक फेवरेट सिंगर नहीं पर्सनली। पर्सनली मुझे यूथ में रोहित चौहान भाई अच्छे लगते हैं, विवेक नौटियाल भाई भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अमित खरे जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे यहाँ से संदीप सोनूदा बहुत अच्छा कर रहे हैं, कैलाश कुमार जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, चंद्र प्रकाश जी अपनी लेवल पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंदर दा राकेश तो है। तो मतलब हर सिंगर में अपनी अपनी स्पेशलिटी, और हम सभी लोग ना एक अच्छे भाई लोग हैं, मतलब बहुत अच्छा हमारा मिलनसार व्यवहार है, और हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, तो सभी मेरी नजरों में बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। जी। जी मैम। मतलब जो पहले फेवरेट थे वो अभी भी फेवरेट हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले पाया बिल्कुल है। बिल्कुल मैम। बहुत सही सर। फेवरेट तो एक ही होता है ना मैम। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैम। तो सर मेरे पास कुछ खास क्वेश्चन है आपके लिए, मैं जी वो शुरू करती हूँ अब। पक्का। अगर आपको लोक संगीत और उत्तराखंड के लिए भगवान से 3 वरदान मांगने हो तो हम्म। आप क्या मांगोगे? यार ये तो बड़ा टफ पूछ, अब क्या क्या जो मांगू सोच रहा हूँ मैं पहले ना, एक एक करके मांगता हूँ। ख्वाहिशें ज्यादा हो हाँ, गई। ख्वाहिशें ज्यादा हो गई। उत्तराखंड के लिए तो मैं बस क्या वरदान मांगू, मतलब उत्तराखंड के लिए मैं ये मांगना चाहूंगा कि लोक संगीत के लिए एक ही मांगूंगा, उत्तराखंड के लिए दो मांगूंगा। अच्छा। लोक संगीत के लिए मैं ये मांगूंगा उत्तराखंड, मतलब भगवान से कि बहुत ज्यादा बजट दे दे हमको, करोड़ों का बजट दे दे अच्छा। बस। बाकी हम उत्तराखंड की म्यूजिक को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा ही देंगे, हम हॉलीवुड में ही पहुंचा देंगे इसको। जब बिल्कुल। हमारे पास अरबों रुपए हो जाएंगे ना उत्तराखंड म्यूजिक के लिए, उसके बाद तो हम अपने जो ये गाने वगैरह, इनको तो हम दुबई में लॉन्च करेंगे, उर्वशी रौतेला से रिबन कटवाएंगे। मेन यहाँ पर इशू है बजट का बस। और हम जब हमारे पास अनगिनत पैसा हो जाएगा उत्तराखंड का, तो अल्टीमेटली हमारा वो हिट हो जाएगा। उत्तराखंड के लिए मैं दो वरदान ये मांगना चाहूंगा कि आ, हमारे उत्तराखंड में सबसे पहले तो ये आपदा ना आए, हैं, इसकी सुंदरता बरकरार रहे। बिल्कुल। और उत्तराखंड के लिए और क्या मांगू कि हमारी जो बोली भाषा है, कि भगवान वो बढ़ते ही रहे, घटे ना। अभी पता नहीं कैसा वरदान है, मेरे को समझ में नहीं, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि एक तो सबसे पहले आपदा ना आए, कोई हमारी हम्म। अनहोनी ना हो उसमें। और ये तभी आएगी जब हम लोग ज्यादा अतिक्रमण नहीं करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि भगवान भी तो उन्हीं को सपोर्ट, भगवान भी कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं को सपोर्ट करता है जो मतलब खुद से एफर्ट्स लगाते हैं। तो ये कि उत्तराखंड मतलब हमारा सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, और उसकी खूबसूरती बढ़ते रहे। और उत्तराखंड की जो बोली भाषा, हमारे जो ये जो लोग जो चीजें हैं, ये मतलब कभी विलुप्त ना हो, मैं भगवान से ये वरदान मांगना चाहूंगा। सर तीनों वरदान से मैं आपके बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। और आपने थैंक यू सो बोली की मच। बात करी तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे उत्तराखंड के पहाड़ी गीत हर कोई सुन रहा है, पहाड़ के लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो आजकल की युवा है वो समझ तो जाती है लेकिन बोल नहीं पाती है, ऐसा क्यों? मैम क्योंकि ना वो हमारे प्रैक्टिस में नहीं है। आप किसी भी चीज को जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, अभी हमारे जो आजकल के जो यूथ है ना वो अच्छे से इंग्लिश ही बोल पा रहे हैं, ना वो अच्छे से हिंदी बोल पा रहे हैं, ना वो अच्छे से पहाड़ी बोल पा रहे हैं, तो वो कहीं के नहीं है। बिल्कुल। वो इंग्लिश भी आजकल इंग्लिश टाइप की बना के बोलते हैं, आधी हिंदी बिल्कुल। आधी वो बना के, ना वो पहाड़ी बोल रहे हैं। तो हमारे पहाड़ी बोली तभी अ, आगे आएगी। अभी हम ये पॉडकास्ट भी ना पूरा पहाड़ी में कर सकते हैं। मैं तो खैर बहुत अच्छा पहाड़ी बोलता हूँ, लेकिन सीन क्या है ना कि जो अब हम युवा, जब हम इसको देखेंगे, जो नए लोग देखेंगे, तो हो सकता है कि हमारे ऑडियंस गढ़वाल से भी हो, कोई जौनसार से बिल्कुल। सुना हो, हमारे टिपिकल शब्दों को नहीं समझ पाएगा। तो हम्म। एक लैंग्वेज का जो बैरियर है, ये मेन कारण है। बाकी जो आपने बोला कि बोली नहीं बोल पा रहे, मेन उसका कारण है कि ये प्रैक्टिस में नहीं है। और ये प्रैक्टिस में कब होगी? जब हमारे उत्तराखंड के जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी से जब हमारे ना पहाड़ी जो पहाड़ी वर्णमाला है, जो भाषा को प्रॉपर लोगों को लिखवा के बुलवा के बताया जाएगा कि हमारे पहाड़ी में पोयम्स हो, शब्दों को मतलब उनकी एक डिक्शनरी टाइप की बनाई जाए। जब तक ये हमारे उत्तराखंड के स्कूलों में नहीं आएगा, तब तक पहाड़ी भाषा ना बहुत मुश्किल है बोलनी। क्योंकि ये ना बस बोलने का, जैसे छोटा बच्चा भी है ना, वो उसको ये मत करो, ऐसा मत, उसको हम थोड़ी लिख के थोड़ी बताते कि खाना हम्म। मैंने खा लिया, मुझे भूख लगी। बच्चा बोलने लग जाता है ना 2-3 साल से ही। वो सब देख सुन के जब धीरे धीरे उसके आस पड़ोस में जब वो पापा मम्मी जब बात कर रहे हो, तो उन्हीं को वो देख के सुन के वो बोलता है। तो सेम वही है कि जब हमारे बीच में जब सर्कल, हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं, जब उनको एक एक दो दो पीरियड्स मतलब अपने कुमाऊनी लैंग्वेज के होंगे, थोड़े एक कल्चरल का अगर एक पीरियड रखा जाए, हर दिन जब उसको चीज सुनेंगे, उसको बोलेंगे, तो अल्टीमेटली वो जो बोली है उनकी टंग में बैठेगी, और तब जाके वो लोग इस चीज को बोल पाएंगे। बिल्कुल, जैसा जी वातावरण मिलेगा वैसा बिल्कुल ही। बिल्कुल, एक वातावरण भी मिलना जरूरी है ना उनको बिल्कुल। भाषा के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जी अगर आपको किसी पकवान पर गीत बनाना हो तो हाँ। कौन सा पकवान चुनेंगे? और उसकी 2-3 लाइन जो है गा के भी सुना दीजिए।
मैम मैं ना गाने तो तुरंत रिसेंटली नहीं, मतलब ऐसे नहीं बना पाता, लेकिन मुझे ना झोली भात बहुत पसंद है। अच्छा। मम्मी के हाथ का झोली भात बहुत पसंद है। तो अब झोली भात के ऊपर गाना अगर कोई लिख सकता है तो अच्छी बात है। और लेकिन अब मैं इंस्टेंट तो एक गाना नहीं बना पाऊंगा इस पे। मी सुना दी तुमने कहा अपन दिले के बाद मैं कहा पसंद छू बहुत जोई बात है इस टाइप का कुछ बन जाएगा। लेकिन मैं वैसे मैं सिंगर हूँ तो हैंड टू हैंड तो गाना नहीं बना पाऊंगा अभी यहाँ नहीं, पर, ये भी बट बढ़िया था। हाँ, बट लेकिन ये है कि मुझे झोली भात बहुत पसंद है। अच्छा, झोली भात की स्पेशलिटी क्या है कि काफी ज्यादा लोग हैं जो पहाड़ के लोग ज्यादातर उनको जी बहुत पसंद होता है। मैम, एक तो क्या है ना वो बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छा। जल्दी बन जाता है, उसमें थोड़ा सा न्यूटेला बड़ी वगैरह डाल दो, थोड़ा सा मूली वूली थेच के बना दो उसको बढ़िया से, थोड़ा खट्टा खट्टा सा होता है, अच्छा होता है और पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। और उसमें थोड़ा सा घी डाल दो, एक भुनी हुई मिर्ची हो, सलाद हो, बड़ा मजा आता है उसको खाने में ना। सपोड़ा सपोड़ करके जो हमारे पहाड़ में खाते हैं ना, तो वैसे खाने में उसको बड़ा मजा आता है हाथ से। तो बहुत फेमस है। और कड़ी चावल बाहर के लोग भी खाते हैं, उसको कड़ी चावल बोलते हैं लोग बास, तो उसको बहुत खाते हैं वो लोग वहाँ। और हमारे यहाँ झोली भात करके फेमस है ये, तो खाते हैं। तो इसलिए लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद है कि जैसे कोई अगर दूर सफर से भी आकर उसको बोला, अरे यार झोली भात बनाए रखो, हाँ तो झोली भात तो खा ही लेंगे वो, मतलब बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा खट्टा भी होता है और थोड़ा अच्छा लगता है वो खाने में। हम्म। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपको 10 सेकंड दूं, आपको तुरंत एक गाना गाना है, कौन सा गाना गाएंगे? और गा के भी सुना दीजिए, टाइमिंग शुरू हो चुकी है। 10 सेकंड में मैं अपना ही रिसेंटली वाला गाना सुना देता हूँ। मैंने एक अपने उत्तराखंड के उस पर लिखा था। म्यार पहाड़ उत्तराखंड ऐजा धनुली, तू म्यार पहाड़ ऐजा ढोल दमुकी थाप सुणली ज्वाळा चाचर गजाली। म्यार पहाड़ ऐजा त्यार पहाड़ उत्तराखंड ओलो नंदना, मी त्यार पहाड़ ओलो त्यार हाथ में हाथ धरी वे ज्वाळा चाचरी गजोला त्यार पहाड़ ओलो। मुझे तो लगता है आपने 5 सेकंड से पहले ही गाना गा दिया। हाँ बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया सर। थैंक यू सो मच। आपके गांव में मशहूर मेला कौन सा लगता है? मैम हमारे गांव में ना, हमारे गांव मेरा थल थल के आसपास गांव पड़ता है, थल अच्छा। बेरीनाग, हम्म। पिथौरागढ़ जिले में। तो हमारे यहाँ थल मेला बहुत फेमस है। ठुल थल है म्याल को नहीं हमारे वहाँ। तो मतलब थल का बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पर। और वहाँ भगनौल गाय का, वहाँ पर ना भगनौल जो गायकी है उसके, भगनौल गायकी का ना कंपटीशन भी होता है, दूर दूर से लोग बाग आते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो हाँ, थल मेला बहुत बड़ा लगता है हमारे यहाँ पर। तो उसकी खासियत क्या होती है? मैम उसकी खासियत ये रहती है कि ना वहाँ ना बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में ना सामान आते हैं वहाँ, जैसे लोहे की कढ़ाइयाँ, ये वो बहुत दूर दूर से ना वो बंजारे आते हैं। वो नदी के किनारे तक वहाँ पर ना पूरा बाजार ही लगा रहता है वहाँ पर, मतलब 3 दिन का मेला होता है और बहुत बहुत भव्य रहता है। और थल महोत्सव भी होता है वहाँ पर। थल मेला महोत्सव भी होता है वहाँ पर 3 दिन के लिए, हम्म। कलाकार भी जाते हैं वहाँ। और तरह तरीके की चीज़ें आती है गाँव में। और एक तो क्योंकि थल ना बहुत दूर है पिथौरागढ़ में, तो वहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोग बाग उसको बहुत एंजॉय करते हैं। और साल भर में एक ही बार लगता है मेला, तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है उसमें और दूर-दूर से लोग वहाँ जाते हैं। और वहाँ काफ़ी सारे, उसकी स्पेशलिटी भी है कि वहाँ ना एक भगनौल, मतलब जो पुराने हमारे लोकगीत है भगनौल, उस गायिका, वहाँ पर ना उस गायकी का ना कॉम्पिटिशन भी होता है। तो अच्छा। बहुत दूर-दूर के बड़े-बड़े सिंगर्स आते हैं वहाँ पर भगनौल में अपना लोहा आज़माने के लिए। तो ये उसकी स्पेशलिटी है। जी तो मैम। आप उसको मिस करते हैं या हर बार जाने की कोशिश मैम मैं करते हैं? जाने की कोशिश करता हूँ। मैं जैसे ना जितना पॉसिबल हो पाता है मैं उतना जा हम्म। पाता हूँ। और मैं 1-2 बार परफ़ॉर्म करने भी गया हूँ वहाँ पर। अच्छा। और मेरे तो घर के पास में, तो मैं जाते रहता हूँ वहाँ पर। और साल 2 साल में, मतलब 1 आध साल छोड़ दिया तो फिर वैसे जा हर बार पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि वहाँ पर जाया जाए। लेकिन कभी हमारे क्योंकि शोज़ भी लग जाते हैं वहाँ, तो इसलिए लेकिन जितना पॉसिबल हो पाता है मैं जाता हूँ। अच्छा, जी बहुत मैम। बढ़िया सर। एक गाना मैं आपको बॉलीवुड का बता रही हूँ। चाँद से पर्दा कीजिए कोई चुरा ना ले चेहरे का नूर, जी। गाना सुना होगा आपने। जी मैम। अगर इसको आप पहाड़ी अंदाज में गाएँगे, तो कैसे गाएँगे? चाँद से पर्दा कीजिए, हुँ, कोई चुरा ना ले चेहरे का का नूर। नूर। अच्छा। चांदले पर्द करील्यो तुम, कोई चुरानी ल्यो तुम्हारे मुख कनूर। ओ म्यारा रूपसी, ए म्यारा दिल बाना टुकुड़ बहुत बढ़िया इस सर, टाइप का बहुत बनेगा। बढ़िया सर, बहुत अच्छा। जी जी जी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अब मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी जी मैम। कि जैसे जो अभी यूथ स्ट्रगल कर रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने के लिए, उसको कहीं न कहीं सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे आगे बढ़ूँ? हम्म। तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे?
बहुत अच्छा सवाल आपने किया मैम। ये जो यूथ अभी नया आ रहा है मार्केट में, जो हम्म, चाह रहा है कि मेरे कुछ गाने हों और स्ट्रगलिंग टाइम में है, तो उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहो, कीप हसलिंग, और मेहनत तब तक करो जब तक आपको मंजिल ना मिले। और हमने भी, जब मैं स्ट्रगल किया था ना, तो हमको भी ना किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। हम्म, ये मैंने एक पहले भी पॉडकास्ट में बोला गया है कि लोग अभी सोचते हैं कि यार हमको कोई सपोर्ट कर दे, हमको कोई चांस दे दे, लेकिन लोग आपको तभी तो चांस देंगे जब आप खुद एक, मतलब आपकी तैयारी वैसी होगी। आप लोग तैयार रहिए, आप अच्छा रियाज करिए, और अपने आप को प्रॉपरली एक अच्छे सिंगर के रूप में निखारिए अपने आप को सबसे पहले बात तो। और आप जहाँ भी जितने मेले होते हैं, जितने स्टेज शोज होते हैं, आप लोग जाइए वहाँ। जहाँ ओपन माइक कंपटीशन होता है, आप लोग जाओ। कोई ना कोई आपको देखेगा तो जरूर सुन लेगा, इतना तो मुझे है। क्योंकि पुराने भी जितने सारे सिंगर रहे ना, उनकी भी यही कहानी रही है कि मतलब कोई रामलीला में गा रहा था तो उनको लोगों ने हम्म, अप्रिशिएट किया। और जैसे प्रहलाद सिंह मेहरा जी, पप्पू गार्गी जी, जितने पुराने पुराने लोग हैं, तो सब रामलीला के मंचों से अपने गांव में, कोई 15 अगस्त में गाता था स्कूल में, तो वहीं से जब लोग ना उनको अप्रिशिएट करते हैं, तुझ में टैलेंट है, आगे जाओ करो, वहां से लोग मोटिवेट होते हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी वैसे रखिए। अब तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप क्लासिकली भी अपने आप को अच्छे ट्रेन रहिए, और आपको सुरों का नॉलेज होना चाहिए, अपने कॉर्ड्स कहाँ से मेरे को गाना गाना है वो तैयार होना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। आपका। और आप जब तैयार रहेंगे, आप में क्वालिटी रहेगी ना, लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे कि भाई आओ, आप गाना रिकॉर्ड करो, या आप आओ, आप आज का हम यहाँ प्रोग्राम लगाते हैं आपका। तो वही, आप तैयारी करते रहो। और जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैं सबसे ही बोलता हूँ कि लोग ना आजकल सोचते हैं कि यार मेरा एक गाना आ जाए, मैं हिट हो जाऊं। हम्म, नहीं बाबा, आपको कंपटीशन में परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में ही आप पार्टिसिपेट करोगे ना, तब जाके आपको ना पता लगता है कि मैं कितने पानी में हूँ। जब अच्छे अच्छे गायक आते हैं, आप उनके साथ जब आप स्टेज पे खड़े रहोगे, तो आपको लेवल पता चलेगा आपको कि मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ नहीं हूँ। तो हमने भी अपने टाइम पर बहुत कंपटीशन करे। जब हम गिटार जीते, उसके बाद ही हमको एक मौका मिला इंडस्ट्री में आने का। तो वही चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते बिल्कुल। रहो, और अपने आप को निखारते रहो। लोग आपको एक दिन खुद अप्रोच करेंगे। वही कहने की बात हुई कि शुरुआत कब कहाँ से हो जाए कोई कह बिल्कुल नहीं मैम, सकता। बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस थैंक यू पॉडकास्ट सो में आने मच। के लिए और इतना अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ फेमस सिंगर नीरज चुफाल जी। आपने हमारी चटपटी बात सुनी, और ऐसी तमाम और लोगों से भी चटपटी बातें सुनने के लिए देखते रहें News 31 पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।